एक पूर्व पुलिस अफसर ने बताया, एक शरीफ चेहरे का दूसरा पहलू। मेरे एक जानने वाले हैं जो पहले पुलिस में थे। उन्होंने मुझे ये कहानी बस एक बार सुनाई थी, यूं ही बातों बातों में। ये कहानी है एक शरीफ चेहरे के दूसरे पहलू के बारे में। क्या मैं इसे यहाँ पोस्ट कर सकती हूँ? करो शुरू। एक और मनगढ़ंत कहानी, चलो टाइम पास करने के लिए सुन लेता हूँ। शुक्रिया। ये कहानी थोड़ी लंबी हो सकती है, तो मेरा साथ दीजिएगा। सबसे पहले ये कहानी मैंने अपने एक जानने वाले मुराता जी से सुनी है। वो उम्र में मुझसे बड़े हैं और अब पुलिस की नौकरी छोड़ चुके हैं। मुझे डरावनी, रहस्यमयी चीजें पसंद हैं, पर मैं ऐसी जगह पर पहली बार पोस्ट कर रही हूँ, तो प्लीज कोई गलती हो तो माफ करना। पूर्व पुलिस वाला, कहानी को जमाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं हो गया? फ्लैट का मालिक लड़की है क्या? डिटेल्स? खैर, आप ऐसा सोच रहे हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है, पर ये एक सच्ची कहानी है। अब इस पर यकीन करना है या नहीं, ये मैं आप सब पर छोड़ती हूँ। हाँ, सही पहचाना। मैं एक लड़की हूँ, टिल्डा। 20 में हूँ, एक फोटोग्राफर, बस इतना ही। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। फोटोग्राफर हूँ। खैर, अपनी कहानी सुनाओ। एक शरीफ चेहरे का दूसरा पहलू हूँ। टाइटल सुनकर ही अजीब लग रहा है। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ। सुना है कि ये तब की बात है जब मुराता जी जवान थे और फुकुओका प्रीफेक्चर की एक पुलिस चौकी में काम करते थे। सॉरी, एक सेकंड रुकना, अभी एक दोस्त का लाइन पर मैसेज आया है। शुरू होते ही ध्यान भटक गया। लगता है उसका अपने बॉयफ्रेंड से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये वाली कहानी तो ज्यादा डरावनी लग रही है। सही कहा। खैर, वापस टॉपिक पर आते हैं। अब से मैं मुराता जी से सुनी कहानी को ठीक से अरेंज करके सुनाऊंगी, तो प्लीज मेरा साथ दीजिएगा। कहानी की शुरुआत एक इमरजेंसी कॉल से हुई थी, या यूं कहें कि असल में ये एक एक करके कई कॉल्स थीं जो समय के साथ आती रहीं। रात में मिडिल स्कूल से पियानो की आवाज आती है, जहां किसी को नहीं होना चाहिए। ये उनके इलाके का एक बिल्कुल साधारण सा मिडिल स्कूल था। सुना है कि उन्हें महीने में कई बार आसपास के लोगों से इसी शिकायत को लेकर 110 पर कॉल आने लगे थे। स्कूल की भूतिया कहानी, क्या बात है। क्लासिक है, मुझे पसंद है। फुकुओका हूँ, कभी गया नहीं। वहाँ का मेंताइको अच्छा होता है क्या? शुरू में मुराता जी ने भी इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था। उन्हें लगा कि शायद ये किसी स्टूडेंट की शरारत होगी, या हो सकता है कि म्यूजिक टीचर ओवरटाइम कर रही हो। असल में जब भी वो वहाँ दौड़कर पहुँचते, आवाज हमेशा बंद हो चुकी होती थी और स्कूल में किसी के घुसने का कोई निशान नहीं होता था। उन्होंने बताया कि न कोई खिड़की टूटी होती थी, न ही कोई ताला तोड़ा गया होता था। क्योंकि ये बार बार हो रहा था, इसलिए मुराता जी ने उस मिडिल स्कूल के आसपास रात की गश्त बढ़ाने का फैसला किया। हम तो अब कोई भूत आएगा, है ना? अच्छा, अब ध्यान से सुनो। एक शाम की बात है, जब पतझड़ का मौसम गहरा रहा था। सुना है कि उस दिन भी मुराता सान देर रात को अकेले अपनी पेट्रोल कार चला रहे थे और जूनियर हाई स्कूल की तरफ जा रहे थे। वो उस रिपोर्ट की वजह से नहीं गए थे। उन्होंने बताया कि वो बस उनके पेट्रोल रूट का हिस्सा था। जब वो स्कूल की बिल्डिंग के चारों ओर धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे, तो कहते हैं कि उनकी नजरें अचानक एक जगह पर टिक गईं। तीसरी मंजिल पर बना म्यूजिक रूम। कहते हैं कि सिर्फ उसी कमरे की खिड़की से हल्की सी रोशनी आती दिख रही थी। कहीं कोई लाइट बंद करना तो नहीं भूल गया। ये सोचकर मुराता सान ने स्कूल के सिक्योरिटी ऑफिस में कांटेक्ट किया, लेकिन गार्ड ने जोर देकर कहा कि सब कुछ नॉर्मल है। उनकी उत्सुकता बढ़ गई और उन्होंने सोचा कि एक बार अंदर जाकर खुद ही चेक कर लिया जाए। ओह, अब मामला शुरू हो रहा है। ये तो क्लासिक कहानी वाला सीन बन गया। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से चाबी ली और रात के अंधेरे में स्कूल की बिल्डिंग के अंदर चले गए। कहते हैं कि वो ठंडा सा कॉरिडोर एकदम शांत था और सिर्फ उनके अपने कदमों की आहट ही अजीब तरह से गूंज रही थी। जिस म्यूजिक रूम की तरफ वो जा रहे थे, वो तीसरी मंजिल पर कॉरिडोर के आखिर में था।
जैसे जैसे वो पास पहुँचे, उन्हें दरवाजे के धुंधले कांच से छनकर आती रोशनी साफ दिखने लगी। उन्हें लगा कि अंदर कोई है। उन्होंने कांपते हाथों से चाबी लगाई, ताला खोला और दरवाजा खोला तो देखा कि एक अकेली, छोटे कद की, झुकी हुई कमर वाली बूढ़ी औरत। वो पियानो नहीं बजा रही थी, वो तो बस एक कपड़े से म्यूजिक रूम का फर्श चमकाने में लगी थी। कहते हैं कि कमरे में सिर्फ घिस घिस की एक लय में आवाज गूंज रही थी। एक बूढ़ी औरत, भूत नहीं है क्या? हैं, एक बूढ़ी औरत इतनी रात को स्कूल में क्या कर रही है? ये तो ट्रेसपासिंग हुई ना? ये क्या बकवास है, इसमें तो कुछ भी डरावना नहीं है। जब मुराता सान ने हैरानी से उन्हें आवाज दी, तो उस बूढ़ी औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया। कहते हैं कि उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन बहुत ही नर्म दिल लगती थी। अरे ऑफिसर साहब, आप इतनी मेहनत करते हैं, शुक्रिया। उस बूढ़ी औरत ने अपना नाम सातो बताया। उन्होंने कहा कि वो इसी जूनियर हाई स्कूल से पढ़ी हैं और अब पास में ही रहती हैं। ये बच्चों के इस्तेमाल करने की एक जरूरी जगह है। मैं बस इसे उनके लिए थोड़ा और साफ करना चाहती थी। और ये कहकर उन्होंने एक प्यारी सी मुस्कान दी। देर रात म्यूजिक रूम में कोई भूत नहीं, बल्कि एक बूढ़ी औरत थी जो फर्श साफ कर रही थी। थ्रेड के कुछ सदस्य थोड़े निराश लग रहे हैं, लेकिन अगर असलियत में इसकी कल्पना करें तो ये काफी डरावनी सिचुएशन है। कितनी अच्छी कहानी है, आंखों में आंसू आ गए। रुको, तो फिर वो पियानो की आवाज कहाँ से आ रही थी? जाहिर है मुराता सान ने उनसे हर तरह के सवाल पूछे, जैसे कि वो इतनी रात को वहाँ क्यों थी और क्या उनके पास स्कूल की परमिशन थी। सातो सान की कहानी के मुताबिक वो अपने एक पुराने जानकार जो स्कूल में चौकीदार है, उससे दरवाजा खुलवाती थी। दिन में तो यहाँ बच्चे होते हैं, मैं उनके काम में रुकावट नहीं बनना चाहती। कहते हैं कि जवान मुराता सान उनकी इस लगन से काफी इम्प्रेस हुए। आप बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन ज्यादा भी मत कीजिएगा, उन्होंने उनसे ये कहा और उस दिन के लिए पुलिस बॉक्स लौट गए। तो पियानो की आवाज वाले मामले को उस बूढ़ी औरत से अलग माना गया। ये कोई ट्रेसपासिंग नहीं थी और न ही किसी जुर्म का कोई सबूत था। कहते हैं कि मुराता सान ने उन्हें बस एक थोड़ी अजीब लेकिन नेक इंसान समझा और उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर इस कहानी को जैसा बताया गया है वैसा ही मान ले, तो इसे एक अच्छा सा किस्सा समझकर भुलाया जा सकता है। लेकिन यही मानना मुश्किल है कि उस बूढ़ी औरत का पियानो की आवाज की रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, असली कहानी तो अब शुरू होती है। उस वक्त के लिए बात वहीं खत्म हो गई थी, लेकिन जब वो पुलिस बॉक्स वापस आकर अपनी रिपोर्ट लिख रहे थे, तो मुराता सान को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। कुछ तो उस म्यूजिक रूम में गड़बड़ थी, उन्होंने सोचा। कुछ गड़बड़ होने का एहसास? सबसे पहली बात, म्यूजिक रूम का फर्श कुछ ज्यादा ही साफ था। बाकी क्लासरूम्स में अभी भी दिन की क्लासों वाली चहल पहल बाकी थी। एक तरह का फैला हुआ सा माहौल था, अच्छा कहो या बुरा, लेकिन अकेला म्यूजिक रूम ऐसा चमक रहा था जैसे बिल्कुल नया हो। खासकर उसका फर्श, उस पर वैक्स लगी हुई थी और खिड़की से आती चांद की रोशनी उस पर पड़कर एक अजीब सी चमक पैदा कर रही थी, ऐसा मुराता ने बताया। सोचकर ही डरावना लग रहा है। कहीं वो बस एक बूढ़ी औरत तो नहीं जिसे सफाई पसंद हो? बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, एक और चीज थी जो उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। दीवार पर टंगी कंपोजर्स की तस्वीरें, बाख, मोजार्ट और बीथोवेन। उसने बताया कि बीथोवेन की तस्वीर में बनी आंखें उसे बहुत ज्यादा खटक रही थीं। वही मशहूर पेंटिंग जिसमें उनका चेहरा बहुत सख्त लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस तस्वीर की आंखें उसे ही घूर रही हों, मानो उसे ऊपर से नीचे तक आंक रही हों। शायद ये बस मेरा वहम है, मुराता इसी नतीजे पर पहुंचा। उसने खुद को समझाया कि वो बस थका हुआ है। आ गया, बीथोवेन, ये तो क्लासिक है। तस्वीर की आंखों का हिलना तो स्कूल की भूतिया कहानियों का एकदम क्लासिक वाला सीन है ना? सच में, मेरे स्कूल के म्यूजिक रूम में तो कोई तस्वीर नहीं थी। अगले दिन सावधानी के तौर पर मुराता ने अपने सहकर्मियों और सीनियर को सातो सान के बारे में बताया।
उसने उन्हें बताया कि कल रात एक बूढ़ी औरत म्यूजिक रूम की सफाई कर रही थी। ये सुनकर उसका सीनियर, जो पुलिस सार्जेंट था, मजाक में हंस पड़ा और बोला, क्या मुराता, तुम सातो सान के बारे में नहीं जानते थे? उसे जो पता चला, उसके हिसाब से ये सातो सान वहाँ की एक जानी मानी हस्ती थी। लोगों ने बताया कि वो सालों से रात के बीच में ऐसे ही अपनी मर्जी से स्कूल की सफाई करने आती थी। अरे, वो नेक दिल वाली बुढ़िया, उनकी तो इज्जत करनी ही पड़ेगी। वो तो समाज के लिए एक मिसाल हैं। उसके सारे सहकर्मी यही बातें कर रहे थे और किसी ने भी उसके इस काम पर सवाल नहीं उठाया। असल में उसकी कहानी को तो पूरे समाज ने एक दिल छू लेने वाली कहानी की तरह अपना लिया था। उफ, ये बात कि उसके आसपास सबको ये नॉर्मल लग रहा है, अब ज्यादा डरावनी लगने लगी है। तो बात ये थी, अजीब तरह से चमकते फर्श और बीथोवेन की घूरती नजरों से मुराता को जो गड़बड़ का एहसास हुआ था। उसने इस बारे में बोलने की कोशिश की, पर कर नहीं पाया। उस समय वो नया नया और कम तजुर्बेकार था। उसने जो छोटी सी अजीब बात महसूस की थी, वो उस बूढ़ी औरत के लिए लोगों के मन में बसे सम्मान के आगे पल भर में गलत साबित हो गई। धीरे धीरे मुराता को भी लगने लगा कि शायद वही अजीब है। क्या ये उन कहानियों में से है जो धीरे धीरे दिमाग पर असर करती हैं? फुकुओका प्रीफेक्चर में कहाँ, एक स्कूल जिसमें तीसरी मंजिल पर म्यूजिक रूम हो। लगता है गूगल करके देखना पड़ेगा। उस दिन के बाद से मुराता का वो अकेलापन और गड़बड़ का एहसास धीरे धीरे, पर यकीनन, बढ़ता चला गया। आज के लिए मैं यहीं रुकता हूँ। बाकी कहानी लिखने के लिए सुबह वापस आऊंगा। सच में, यहीं पर खत्म? मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। हम इंतजार करेंगे, फ्लैट का मालिक। आपको आगे जरूर बताना होगा। सुप्रभात। जैसा कि वादा किया था, मैं बाकी की कहानी बताने आ गया हूँ। चलो, शुरू हो गया। इंतजार ही कर रहा था, बड़ी जल्दी आ गए। हाँ, तो आज सुबह मैं फ्री हूँ। शाम को एक फोटोशूट है वैसे। तो सीधे कहानी पर आते हैं। ये रहा मुराता की कहानी का अगला हिस्सा। तो ऐसा हुआ कि मुराता के दिन ऐसे ही बीत रहे थे और वो अपने मन की बेचैनी किसी से भी नहीं कह पा रहा था। लेकिन वो म्यूजिक रूम और खुद को सातों बताने वाली वो बुढ़िया, ये दोनों चीजें हमेशा उसके दिमाग में घूमती रहती थीं। उसने बताया कि वो उस अजीब तरह से चमकती हुई फर्श को तो बिल्कुल नहीं भूल पा रहा था। कहीं उस फर्श का कोई मतलब तो नहीं? शायद बस वैक्स लगाया हो, पर डरावना तो है। तो हुआ ये कि मुराता ने अपनी छुट्टियों वाले दिन भी उस मिडिल स्कूल के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। जाहिर है, ये उसकी ड्यूटी का हिस्सा नहीं था, ये उसकी अपनी दिलचस्पी थी। नहीं, उसने बताया कि ये एक तरह की धुन बन गई थी। रात में जब भी वो गश्त पर वहाँ से गुजरता, तो उसकी नज़र हमेशा ऊपर म्यूजिक रूम की तरफ जाती थी। और जब भी ऐसा होता, उसने बताया कि हफ्ते में 2-3 बार पक्का सिर्फ उसी कमरे की लाइट जली होती थी। खिड़की के शीशे पर एक बुढ़िया की छोटी सी परछाई दिखती। उसने कहा कि वो उस मंजर की कल्पना कर सकता था, जहाँ वो चुपचाप कुछ पूछ और चमका रही होती थी। ये तो कुछ स्टॉकर जैसा बनता जा रहा है। यहाँ अजीब तो मुराता नहीं लग रहा। उम्मीद तो नहीं है, पर कहीं ये कहानी एक जवान पुलिस वाले के पागल होने की तो नहीं? नहीं रे, अगर मुराता पागल हो गया होता तो वो ट्रेड के मालिक को ये कहानी सुना ही नहीं पाता। उसे खुद भी ऐसा ही लग रहा था। मैं ये कर क्या रहा हूँ? जब उसने आखिरकार हिम्मत जुटाकर अपने एक साथी से बात की, तो उस पर हंस दिया गया। अभी तक मिसेस सातो की चिंता है? बड़े मेहनती हो यार। उसका न्याय का भाव, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते उसका वो शक धीरे धीरे कहीं खोता जा रहा था। उसने बताया कि उसे ये सोचकर तकलीफ होती थी कि इस शहर की दिल छू लेने वाली कहानी में नुक्स निकालने वाला वो अकेला बाहरी इंसान था। बेचारा मुराता। फुकुओका प्रीफेक्चर का मिडिल स्कूल कहाँ है इट्स स्क्वाड? फुकुओका प्रीफेक्चर तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर ये कहानी सच्ची है तो ये 90 के दशक या 200 के शुरू की होगी, है ना? मैं देख रहा हूँ कि उस वक्त के आसपास कोई घटना हुई थी क्या, पर कुछ भी मिलता जुलता नहीं मिल रहा। ऐसे ही करीब 1 महीना गुजर गया। फिर एक दिन उसने बताया कि वो शुक्रवार की रात थी और ठंडी बारिश हो रही थी।
वो अपनी पुलिस की गाड़ी में रोज की तरह गश्त पर था, तभी अचानक रेडियो पर एक कॉल आया। उसने बताया कि रात के 10 बजे से थोड़ा ज्यादा वक्त हुआ था। 110 इमरजेंसी कॉल, लोकेशन मिडिल स्कूल। कई लोगों के चीखने की आवाजें, रेडियो पर बस इतना ही कहा गया। उसने बताया कि आवाज बिल्कुल सपाट थी, जिसमें किसी बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। मुराता का दिल जोर से धड़का। उसने सोचा, आ ही गया वो वक्त। अरे बाप रे, तो आखिरकार शुरू हो ही गया। कहते हैं मुराता सायरन बजाते हुए तेजी से मिडिल स्कूल की तरफ भागा। उसने बताया कि स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए उसके हाथों पर धीरे धीरे पसीना आ रहा था। बारिश से भीगी सड़क को काटते हुए टायरों से तेज आवाज आ रही थी। तेजी से चलते वाइपर्स के पार अंधेरे में डूबी स्कूल की इमारत नजर आने लगी। मुराता की आंखों के सामने ठीक वही मंजर था जिसकी उसे उम्मीद थी। स्कूल की इमारत के अंदर सिर्फ एक खिड़की में लाइट जल रही थी। म्यूजिक रूम। मुझे पता था, मेरी धड़कनें तेज होने लगी हैं। सामने का गेट बंद था, पर वो उसे फांदकर अंदर घुस गया। जो सिक्योरिटी गार्ड हमेशा वहाँ रहता था, वो उस वक्त गायब था, शायद गश्त पर होगा। जब वो स्कूल की बिल्डिंग के दरवाजे तक पहुँचा, तो उसे अंदर से एक हल्की आवाज सुनाई दी। वो पियानो की आवाज थी, पर सुना है कि वो वैसी शांत धुन नहीं थी जो उसे अब तक सुनाई दे रही थी। एक पागलपन भरी आवाज, बेतरतीब ताल में, जैसे कोई जबरदस्ती पियानो की चाबियों पर हाथ पटक रहा हो। एकदम बेसुरा शोर। और उसने बताया कि उस आवाज के बीच बीच में किसी की दबी हुई चीख भी सुनाई दे रही थी। हिचकिचाने का वक्त नहीं था। उसने दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर घुस गया। उसकी टॉर्च की रोशनी ने सूने गलियारे को रोशन कर दिया। उसकी मंजिल, तीसरी मंजिल पर बना म्यूजिक रूम। जैसे जैसे वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर भागा, पियानो की वो पागलपन भरी आवाज और तेज होती गई। जब वो तीसरी मंजिल पर पहुंचा, तो मुराता को एक और चीज सुनाई दी। एक और आवाज जो उस बेसुरी धुन के साथ साथ आ रही थी। एक बूढ़ी औरत की शांत, धीमी गुनगुनाहट। उसने बताया कि वो कुछ हम जैसा गुनगुना रही थी। अरे, ये तो बहुत ज्यादा डरावना है। सबसे भयानक गुनगुनाहट। वो म्यूजिक रूम के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा बंद था। दरवाजा खोलो, पुलिस। उसने हैंडल पकड़ा और खिसकाने वाले दरवाजे को जोर जोर से अगल बगल हिलाने लगा, पर ताला नहीं टूटा। गलियारे में सिर्फ ढीले ढाले फ्रेम के खड़खड़ाने की आवाज गूंज रही थी। और फिर भी पियानो और वो गुनगुनाहट बंद नहीं हुई। दरवाजे के धुंधले शीशे के पार से उसे कुछ परछाइयां दिखाई दी। एक परछाई पियानो की तरफ मुंह किए हुए थी, और उसके पीछे एक झुकी हुई परछाई खड़ी थी। ये देखते ही मुराता ने अपने कंधे पर लगे रेडियो को पकड़ा और पागलों की तरह चिल्लाया, बैकअप, मुझे अभी बैकअप चाहिए। कहते हैं कि जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, वो दरवाजे को जबरदस्ती खोलने के लिए उस पर अपने शरीर से टक्कर मारने लगा। जाओ मुराता, प्लीज वक्त पर पहुंच जाओ। दरवाजे के उस पार से एक पागलपन भरे पियानो और एक बूढ़ी औरत की गुनगुनाहट की आवाज। अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है कि अंदर क्या हो रहा है। उसे नहीं पता कितना वक्त बीत गया था। मुझे अभी कुछ करना होगा। इस बेचैनी के मारे और इस बुरे ख्याल से कि अगर दरवाजा नहीं खुला तो क्या होगा, मुराता की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वो चीखते, खड़खड़ाते दरवाजे पर अपनी परवाह किए बिना शरीर से लगातार टक्कर मारता रहा। आखिरकार एक आखिरी जोरदार टक्कर ने ताले की हद पार कर दी। धातु के टूटने की एक धीमी आवाज के साथ मुराता कमरे के अंदर जा गिरा। कहते हैं कि जो मंजर उसकी आंखों के सामने था, वो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक था। पियानो की बेंच पर एक नौजवान लड़का बैठा था। खाली आंखों से वो एक मशीन की तरह बार बार पियानो की चाबियों पर हाथ मार रहा था। उसके पीछे सातो खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत ने अपना एक हाथ बड़े प्यार से उस लड़के के कंधे पर रखा हुआ था, और वो संतुष्टि में सिर हिला रही थी, ऐसा उसने बताया। हो ही नहीं सकता। तो ये था
पियानो की आवाज़ यहाँ से आ रही थी। पुलिस वाले के जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ अंदर घुसने पर भी उस बूढ़ी औरत ने जरा भी हैरानी नहीं दिखाई। धीरे धीरे चरमराहट के साथ, जैसे बिना तेल की कोई टिन की गुड़िया हो, वो घूमी। जब उसने मुराता का चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी खिलखिलाती मुस्कान आ गई। अरे ऑफिसर साहब, क्या कुछ हुआ है? कहते हैं कि उसकी आवाज वही शांत और सौम्य थी जैसी पहली मुलाकात में थी। ये जो है ना, इनके सुर अभी भी ठीक नहीं लग रहे हैं। तो मैं बस इनकी मदद कर रही हूँ, समझे? दया के मारे। उसके दयालु चेहरे का दूसरा पहलू। तो थ्रेड के टाइटल का ये मतलब था। रोंगटे खड़े होना बंद ही नहीं हो रहे। उस बुढ़िया का चेहरा किसी नकाब की तरह था, बिना किसी भाव के। बस उसके होंठ एक आधे चांद की तरह ऊपर की ओर खींचे हुए थे। ऐसा लगा जैसे उस अजीब नज़ारे को देखकर मुराता सान एक पल के लिए सुन्न पड़ गए हों। ठीक उसी वक्त उन्होंने कहा, उन्हें अपनी आंख के कोने में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। दीवार पर टंगी संगीतकारों की तस्वीरें। बाख, मोजार्ट, उन सब के चेहरे हमेशा की तरह ही थे। लेकिन बस एक, सिर्फ बीथोवन की तस्वीर अलग थी। उन्होंने बताया कि बीथोवन, जिसे एक सख्त चेहरे के साथ इस तरफ घूरना चाहिए था, उसका मुंह साफ साफ एक मजाक उड़ाती मुस्कान में बिगड़ा हुआ था। अरे नहीं, मुझे पता था। वो सिर्फ आंखें ही नहीं हिलाता, मुस्कुरा भी रहा है। इसके अलावा मुराता सान ने एक और अजीब चीज नोटिस की। पूरे कमरे में भरी एक बहुत ज्यादा मीठी महक। उन्होंने कहा, एक जी मिचलाने वाली गंध, जैसे अस्पताल के कीटाणुनाशक में फूलों का रस मिला दिया हो। उन्हें अंदाजा हो गया कि उस महक का स्रोत वो अजीब तरह से चमकता हुआ फर्श था। उन्होंने सोचा, ये वैक्स नहीं है, ये कुछ और है। फॉर्मेलिन या कुछ और। आखिर वो बुढ़िया फर्श पर पोत क्या रही थी? एक अजीब नज़ारा और एक अजीब बीथोवन, और फिर म्यूजिक रूम में भरती वो मीठी महक। शायद कोई आम इंसान उस वक्त हिल भी नहीं पाता। ये ठीक वही पल था जब मुराता सान ने उस बुढ़िया को पकड़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। हिलो मत, हाथ ऊपर। पीछे से बैकअप में पहुंचे पुलिस अफसर एक साथ अंदर घुस आए। कहते हैं, कई अफसरों ने पल भर में उस बुढ़िया को काबू में कर लिया और उस नौजवान को अपनी सुरक्षा में ले लिया। ओह, बैकअप आ गया। शुक्र है। मुझे बहुत खुशी है कि मुराता सान अकेले नहीं थे। आखिर में, चूंकि बैकअप बहुत जल्दी आ गया था, मुराता सान ने उस बुढ़िया को छुआ तक नहीं। उनकी अकेली लड़ाई पुलिस फोर्स जैसी बड़ी ताकत के दखल से बहुत ही फीके अंदाज में खत्म हो गई और उन्हें इसे खुद खत्म करने का मौका ही नहीं मिला। उस बुढ़िया ने जरा भी विरोध नहीं किया, यहाँ तक कि जब कई अफसर उसे बाहों से पकड़कर घसीट रहे थे, तब भी कहते हैं कि वो डरावनी मुस्कान उसके होठों पर बनी रही। पास से गुजरते हुए उसने मुराता सान पर एक नजर डाली और ये कहा, शुक्रिया ऑफिसर। अब वो भी एक खूबसूरत आवाज निकाल पाएगा। ये आखिर तक ऐसी ही है। पागल है ये मुराता सान। वो आदमी ठीक तो है। इसके बाद क्या हुआ, उस बारे में मुराता सान की याददाश्त थोड़ी धुंधली है, शायद मौके पर मची अफरा तफरी की वजह से। लेकिन उन्होंने कहा, उन्हें ये साफ साफ याद है कि फर्श पर गिरे उस कपड़े से वो मीठी महक खास तौर पर बहुत तेज आ रही थी। माफ करना, मेरी भी सांसें थोड़ी तेज हो रही हैं। मैं एक छोटा ब्रेक लेता हूँ, बाकी का थोड़ी देर में लिखता हूँ। अरे, तुम ठीक तो हो? ये तो पागल कर देने वाली कहानी है। थोड़ी चाय पियो और शांत हो जाओ। हम इंतजार कर रहे हैं। माफ करना, मैं वापस आ गया। मेरा इंतजार करने के लिए शुक्रिया। वेलकम बैक। ठीक हो? खुद पर ज्यादा जोर मत डालना। हाँ, ठीक है। मैं कहानी का आखिरी हिस्सा सुनाता हूँ कि उसके बाद उस बुढ़िया और उस जवान आदमी का क्या हुआ। पहले वो नौजवान जिसे बचाया गया था, बाद में पता चला कि वो पास के ही एक प्राइमरी स्कूल में म्यूजिक टीचर था। खुशकिस्मती से उसे कोई शारीरिक चोटें नहीं आई थीं। लेकिन उस रात के बाद से वो पियानो को छू भी नहीं पाया।
उसके कुछ ही समय बाद उसने अपना इस्तीफा दे दिया और फुकुओका से कहीं गायब हो गया। यार, ऐसा तो होना ही था। वो बच तो गया, पर यह बहुत दुख की बात है। और फिर वो बुढ़िया, वो सच में बहुत अजीब थी। पूछताछ में वो कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी, बस चेहरे पर वही मुस्कान लिए बैठी रहती थी। आखिर में उसे दिमागी जांच के लिए भेज दिया गया और मुराता ने कहा कि उसे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। इस घटना का किसी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में शायद ही कोई जिक्र था। ये कोई स्कैंडल वगैरह जैसा मामला नहीं था। उसने कहा कि शायद ये घटना इतनी समझ से परे थी कि कोई भी इस मामले में हाथ नहीं डालना चाहता था। धत, वो तो पूरी पागल है। आखिर में वो फर्श पर कौन सा लिक्विड फैला रही थी? बहुत सारे राज हैं। वो एक जवान म्यूजिक टीचर को इतनी रात गए म्यूजिक रूम में लाई कैसे? आमतौर पर तो वो विरोध करता। क्या इसका संबंध बीथोवेन और फर्श पर फैली उस मीठी महक से है? ये सब मनगढ़ंत है ना? कहानी बहुत बड़ी हो गई और अब इसे समेट नहीं पा रहे। किसे पता, मुझे नहीं पता। मुराता की कहानी फिलहाल यहीं खत्म होती है। इस घटना के बाद वो फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाया। वो चाहे कुछ भी देखता या किसी से भी मिलता, उसे शक होने लगता था कि हर दयालु दिखने वाले चेहरे के पीछे उसी बुढ़िया जैसा पागलपन छिपा है। वो कहता था, सबसे डरावनी चीज होती है अच्छाई का नकाब पहने वो शैतानी जो समझ से परे हो। ऐसा कहकर उसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। जब उसने मुझे ये कहानी सुनाई तो आखिर में वो बुदबुदाया, वो दयालु दिखने वाला चेहरा मुझे आज भी अपने सपनों में दिखाई देता है। मुराता, बस यही कह सकते हैं कि बहुत बुरा हुआ उसके साथ। तो आखिर वो बुढ़िया थी क्या? सिर्फ एक साइकोपैथ? ये तो राज से भरी कहानी है। घटना वाले दिन से पहले भी तो पियानो की आवाज आती थी, है ना? तब कौन बजा रहा था? मुझे नहीं लगता कि वो बुढ़िया हर बार किसी को अंदर ला रही होगी। कहीं ये कहानी एक ऐसी बुढ़िया की तो नहीं जो असल में एक वॉलंटियर थी और उस पर बीथोवन का भूत आ गया हो? पर यकीन करना मुश्किल है कि वो इस पर सालों लगा देगी। बीथोवन कोई बुरा आदमी नहीं है। तुम लोगों को ये समझना होगा। उस बुढ़िया ने इसी दिन के लिए इतने सालों तक मेहनत से सबका भरोसा जीता था। दोस्तों, यहाँ तक सुनने के लिए आप सबका शुक्रिया और अलग अलग थ्योरीज के लिए भी धन्यवाद। मुझे लगता है अब मुराता सान की आत्मा को थोड़ी और शांति मिलेगी। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है, या मुझे भी ऐसा ही लगा था कुछ दिन पहले तक। हैं? सच में? कुछ दिन पहले मुझे मुराता सान की पत्नी का फोन आया था। उन्होंने बताया कि मुराता सान का देहांत हो गया। मौत का कारण पता नहीं चला। वो कुछ ज्यादा बीमार भी नहीं थे। उन्होंने बताया कि उनका चेहरा एकदम शांत था, जैसे बस सो रहे हों। लेकिन एक अजीब बात थी। गुजरने से कुछ दिन पहले मुराता सान लगातार किसी चीज से डरे हुए थे और कहते रहते थे, मुझे एक मेट्रोनोम की आवाज सुनाई दे रही है, टिक टॉक। वो कहते थे कि ये आवाज हमेशा एक ऐसे कमरे से आती रहती है जहां कोई नहीं होता। अरे नहीं मुराता सान, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, इसीलिए मैं अब इसे अपने तक नहीं रख सका। मैं बस चाहता था कि कोई इस कहानी को सुने। अब थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। खैर, मुझे काम के लिए तैयार होना है। अंत तक सुनने के लिए एक बार फिर आप सबका शुक्रिया। ठीक है, कहानी काफी दिलचस्प थी। ये एक ऐसी कहानी थी जो मन में खटकती है। खैर, शायद असलियत ऐसी ही होती है। चलो फिर, शिट, मैं फुकुओका में रहता हूँ और मेरे पास वाले मिडिल स्कूल का म्यूजिक रूम तीसरी मंजिल पर है। मुराता सान ने अंत में जिस मेट्रोनॉम की आवाज का जिक्र किया था, वो एक जैसी लय, टिक टॉक, शायद आज भी कहीं किसी और के कानों तक पहुंच रही हो। एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने एक दयालु चेहरे के पीछे की सच्चाई उजागर की। वो बुढ़िया जो एक नेक वॉलंटियर बनकर समाज में घुल मिल गई थी, वो पागलपन का जीता जागता सबूत थी जो एक जवान म्यूजिक टीचर को लगातार पियानो बजाने पर मजबूर कर रही थी। सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि उसके आसपास किसी ने भी इस अजीब बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। मुराता सान, अकेले ऐसे इंसान जिन्होंने कुछ गड़बड़ महसूस की थी, वो भी चुपचाप गुजर गए और अंत तक ये केस उनके जहन में घूमता रहा।
अच्छाई का मुखौटा कभी कभी सबसे शातिर भेस बन सकता है। आपके किसी करीबी के दयालु चेहरे के पीछे शायद पागलपन छिपा हो।